तो आइए आज फिर से हम पाठ 3 के रसायन शास्त्र के धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल पाठ से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैसों को पहचानने के लिए कितने बेहतर मस्त ट्रिक आपको मैंने बताया था। तो ट्रिक के बाद अब बारी है उस चैप्टर के सारे VVI ऑब्जेक्टिवों के बारे में। ठीक है, आइए आज मैं 50 ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से लेकर आया हूँ। ठीक है, और इन 50 ऑब्जेक्टिवों को बड़े ही सरल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप मैट्रिक परीक्षा में बेहतर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के VVI महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब चर्चा करते हैं। आइए, प्रथम प्रश्न हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? देखिए, पोटेशियम का संकेत होता है के। क्या होता है? के। तो पोटेशियम का संकेत के जब हुआ तो परमाणु संख्या भी निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, क्या कि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 10वीं क्लास के पहले ही लगभग परमाणु संख्या संकेत सारे विद्यार्थियों को बता दी जाती है। तो मैं बता दूं, यदि याद ना होगा तो फिर से याद कर लेंगे। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। कितना होता है इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। मैं लगातार कई तत्वों का परमाणु संख्या मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव में दिया हूँ, तो निश्चित रूप से यदि आपको याद नहीं होगा तो आप गौर से देखेंगे और इन महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु संख्या को आप जरूर मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या देखिए 7, 8, 9, 10, 4 ऑप्शन आपके पास है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। आगे प्रश्न है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का संकेत आपको याद होगा ही, कितना होता है? तो Cl। और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 17। याद रहेगा, क्लोरीन Cl 17, संकेत Cl, परमाणु संख्या 17। ठीक है, आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न हमारा आगे हीलियम की परमाणु संख्या। हीलियम तो आपको मालूम होगा ही कि यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, He जिसका संकेत होता है और परमाणु संख्या होता है कितना? 2। कितना होगा? 2। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 में देखिए। पांचवा प्रश्न फिर वही है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या देखिए 20। इसका संकेत क्या हो जाएगा? Ca और 20। ठीक है, आइए बढ़िए आगे। फास्फोरस। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? फास्फोरस का परमाणु संख्या अब देखिए 9, 15, 16 और 17। इन्हें फास्फोरस का परमाणु संख्या कौन हो जाएगा? तो 15। याद रहेगा ना, 15 हो जाएगा। आगे बढ़िए। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? आयनिक यौगिक NaCl, इसके गलनांक कितना होगा? तो याद रखेंगे आप ऑप्शन बी 1074। याद रहेगा ना, NaCl सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना हो जाएगा? 1074। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अर्थात बहुत कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, भर्जन,
निस्तापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, निस्तापन। क्या हो जाएगा? निस्तापन। ठीक है, आगे बढ़िए। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे भर्जन। ठीक है, भर्जन। प्रश्न नंबर 10 में आते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अधिक दिनों तक मैंने लोहे के किसी वस्तु को खुले वायु में रख दीजिए, तो कुछ ही दिन में हम क्या देखेंगे कि भूरे रंग की एक परत उस पर चढ़ गई। उस परत को क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर यही ना है। तो देखिए, पेंट, गैल्वेनाइजेशन, जिंक और जंग। तो निश्चित रूप से उस क्या कहेंगे? जंग लगना कहेंगे। क्लियर? ऑप्शन डी याद रखिएगा उसको। 11 नंबर प्रश्न पर आइए। 11वां प्रश्न है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण करके उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा धातु कर्म। क्या कहेंगे जी? धातु क्रम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील, कौन ऐसा स्टील है जो जंग नहीं लगने देता है? वो है हमारा मिश्र धातु। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। आगे बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जिस पर अधिक माइनस चार्ज हो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, वो कौन सा तत्व है? तो देखिए, वो याद रखिएगा, वो है फ्लोरीन। एफ सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्या बताएंगे कि एल्यूमिनियम के कितने अयस्क होते हैं? बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, सब्जेक्टिव में भी आता है कि एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखें। तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप, और संभव तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा यदि मैं लिख दे रहा हूँ तो। इसके कितने अयस्क हैं? तो 5 अयस्क है। सबसे पहले बॉक्साइड, याद रखिएगा इसको, बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ Al2 के Al2O3 इंटू 2S2, Al2O3 इंटू 2H2। ठीक है, इसको फिर से क्वेश्चन बंद कर देंगे। दूसरा है क्रायोलाइट। कौन है? क्रायोलाइट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा क्रायोलाइट का? Na3Al(F6), याद रहेगा ना, Na3Al(F6). ठीक है, एक क्रायोलाइट का हो गया। तीसरा होता है, तीसरा हो जाएगा आपका कोरंडम। क्या हो जाएगा? कोरंडम। ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3, Al2O3। चौथा होता है, चौथा पॉइंट है इसका डायस्पोर। क्या होता है? डायस्पोर। डायस्पोर का सूत्र मालूम है आपको? Al2O3 इंटू H2O
और लास्ट हो जाएगा आपका एलुनाइट। ठीक है, 5 नंबर। एलुनाइट, एलुनाइट का सूत्र हो जाता है, जगह तो नहीं ऊपर में लिख दे रहा हूं, एलुनाइट का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2 K2SO4 इंटू Al2 SO4 के होल 3। रुकिए मैं फ्रेश लिखकर बता दे रहा हूँ। एलुनाइट का सूत्र है, फ्रेश नहीं हो रहा, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। और एलुनाइट का सूत्र मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। एलुनाइट का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2 SO4 के होल 3 इंटू 4Al और OH के होल 3, OH के होल 3 कौन सी का सूत्र हो गया? तो एलुनाइट का। ठीक है, तो ये 5 अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप निश्चित रूप से बेहिचक आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग भी कमेंट करते हैं क्विक में उसका आंसर देता हूं और समझाता हूं, कहीं से आपको हिचक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील वाला इसमें तत्व है Fe। कौन है? Fe। Fe कौन सी का सूत्र होता है? Fe लोहा का। ठीक है, आयरन। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है इन चारों ऑप्शनों में से। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये आपको पहले ही बताया जा चुका है इस प्रकार का प्रश्न कि चाकू से आसानी से किस धातु में काट लेते हैं। तो याद रखिएगा इसको, सोडियम, जिसका संकेत होता है Na। सोडियम को आसानी से हम चाकू से काट लेते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन, देखिए लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए, ग्रीज लगा देंगे, पेंट लगा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे, या सारे प्रक्रिया कर लेंगे। तो यस, इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद ही आप उसे जंग से बचा सकते हैं। इनमें कोई भी, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 18 है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को कितना? 24 कैरेट के सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। इसके 24 कैरेट सोने से जेवर बन सकता है? जी नहीं, वो अधिक लचीला और कमज़ोर हो जाएगा, अधिक टूटने का डर रहता है। इसलिए जेवर बनाने के लिए अधिकांश हम 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुद्ध सोना कौन हुआ? 24 कैरेट। क्लियर? आइए 19 नंबर है। 19 नंबर है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर। ठीक है, क्या कहेंगे? सोल्डर। याद रहेगा ना उसे। तो सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो सीसा और टीन। ठीक है, सोल्डर का उपयोग कौन सी में करते हैं? विभिन्न तारों को सोल्डिंग करने में किया जाता है। 20वां प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न हमारा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो निश्चित रूप से ब्रोमीन हो जाएगा। अधिकांश देखिए ऑप्शन में पारा भी आएगा, पारा भी।
बच्चे पारा को भी मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो निश्चित क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं कौन, तो Cu कॉपर। ठीक है, कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो धातु, अधातु, उपधातु, इस सब के लिए आपको कितना मज़ेदार ट्रिक मैंने बताया था। अधातु याद रहेगा ना। अधातु के लिए क्या ट्रिक बताए थे कि जिसके अंत में न आ जाए समझिए कि अधातु है। तो इसमें न वाला कौन है, ये तो लोहा हो गया, कार्बन, एल्युमिनियम, औरम। तो न वाला कौन है, कार्बन। कार्बन अंत में क्या आ रहा है, न, तो निश्चित रूप से कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। 23 नंबर पर 23वां प्रश्न है कि कार्बन क्या है। क्या कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, कोई नहीं है। अभी तो मैंने बताया कि कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक वैसा ही प्रश्न को डाल दिए हैं। ऐसे भी पूछ सकता है या वैसे भी पूछ सकता है, जैसे पूछे, आपसे तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि कोई नहीं है। तो याद रखिएगा सिलिका धातु नहीं है, अधातु नहीं है, उपधातु नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोई नहीं। ठीक है, सिलिका कुछ नहीं है। आगे बढ़िए। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु का परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धन आयन, ऋण आयन, उदासीन आयन, सहसंयोजक बंधन। तो जी नहीं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण वो धन आयन बनाते हैं। धनात्मकता, धन आयन, देख रहे हैं ना, धनात्मकता के कारण वो धन आयन बनाते हैं। आगे बढ़िए। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड निश्चित रूप से कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, याद रहेगा ना। आगे बढ़िए। 28 नंबर पर बढ़ते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को, बाकी अशुद्धि को नहीं। कैसी अशुद्धि को, चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए किस विधि का, तो निश्चित रूप से चुंबकीय पृथक्करण विधि। नाम से ही समझ में आ रहा है, चुंबकीय पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। तो चुंबक विधि द्वारा ही क्या करते हैं, उन चुंबकीय पदार्थों को हम आसानी से निकाल लेते हैं। 29 नंबर, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन चीज़ किया जाता है, फेन प्लॉन विधि द्वारा। झाग फेन उत्पन्न करके। सब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार का जितने प्रश्न दिए गए हैं, फिर हम जब सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे तीन सारे प्रश्नों को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, फेन प्लॉन विधि। आगे बढ़े। 30 नंबर, 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। देखिएगा, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल और कांसा। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। किसका, मैग्नीशियम और किसका, एल्युमिनियम का।
मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये मैग्नीशियम है। ठीक है, आगे बढ़िए। 31 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो आपको शुरू में ही बताया था कि एल्युमिनियम के प्रथम अयस्क और मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइड ही हैं, बॉक्साइड ही हैं। जो एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का संकेत खोज लीजिए, कहाँ है? यहाँ है, Al। एल्युमिनियम का अयस्क ना बॉक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर पर निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो इसमें सबसे भारी धातु हो जाएगा, याद रखिएगा भाई, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। एकदम सारे बच्चों को दिमाग में ये होना चाहिए, याद रख लीजिएगा कि भारी धातु कौन है? यूरेनियम है। आगे बढ़िए। 33 नंबर प्रश्न में जस्ता का अयस्क है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, वो चारों में से आपको खोजना है कि जस्ता। जस्ता का एक और नाम क्या है? जिंक। जस्ता को जिंक भी कहा जाता है। किसका अयस्क है? कौन है? सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। जिंक के कितने अयस्क होते हैं? 4। आइए मैं चारों ऑप्शनों पर चर्चा करता हूँ। जिंक के कितने अयस्क हैं? 4। एक में, एक का नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। यदि सामने कॉपी हो, कलम हो तो लिख लीजिएगा, अन्यथा स्क्रीनशॉट कीजिएगा। जस्ता के अयस्क को हम लिखा रहे हैं। और दूसरा होता है जिंकाइट। जिंकाइट, ठीक है। जिंकाइट का संकेत क्या होता है? ZnO। तीसरा होता है फ्रैंकीनाइट। फ्रैंकीनाइट, ठीक है। फ्रैंकीनाइट का सूत्र होता है ZnO इंटू Fe2O3, ठीक है। और चौथा इसका अयस्क हो जाता है कैलेमाइन। कैलेमाइन, इसका संकेत हो जाता है ZnCO3। ये 4 अयस्क है किसका? तो जस्ता का, जिंक का। स्क्रीनशॉट इसका जरूर कर लीजिएगा, यदि नहीं लिख पाए होंगे तो लिख लीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा। आगे बढ़ें, मिटाएं इसको, चलिए हटा रहे हैं। 34 प्रश्न पर बढ़िए। सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक धातु है कि अधातु है कि उप धातु है कि मिश्र धातु? इसलिए तो कहते हैं आपको कि सारे वीडियो को मेरे देखिए, क्योंकि इस पाठ के बेहतरीन ट्रिक वाला वीडियो जो मैंने लगाया उसको नहीं देखिएगा तब कहाँ पाठ समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। क्या कि रटना रटाना वो बहुत पुरानी बात है, अब ट्रिक का ज़माना है। आगे बढ़िए, ट्रिक लीजिए, समझिए। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? तो उप धातु में मैं आपको बताया था, याद होगा कि बबी, शिल्पी जी, ऐसी सब बातें टेलीफोन पर बताया था ना। तो उसमें शिल्पी जी SI को ही ना शिल्पी कहा गया है। तो शिल्पी क्या है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा? ये उप धातु हो जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी अभी तक नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को सर्च करके जरूर प्ले लिस्ट में जाइएगा केमिस्ट्री वाले, और ज़रूर देख लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न पर बढ़िए। आभूषण बनाने वाला सोना है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ कुछ ही प्रश्न पहले। आभूषण बनाने वाला सोना कौन है? यहाँ देखिए, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट और 15 कैरेट। तो 24 कैरेट आपका शुद्ध सोना हो गया, ठीक है। और इसे अधिकांश बुकों में आप देखिएगा कि आंसर 24 कैरेट ही देगा, लेकिन सच ये है कि 24 कैरेट सोने से आपका आभूषण तैयार नहीं की जाती है।
24 कैरेट सोना का आभूषण बेहद नरम, टिकाऊ भी नहीं होता है, जल्दी टूटने का डर होता है, थोड़ा भी उस पर जोर पड़ेगा वो मुड़ जाएगा। इसलिए आभूषण बनाने के लिए हमें 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 24 कैरेट भी आपको आंसर मिलेगा बहुत जगह, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 22 कैरेट। ठीक है, आगे बढ़िए। 35 तो हो गया। 36 पर आइए। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस, इसी को हम अक्रिय भी कहते हैं। अक्रिय, निष्क्रिय, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए आवर्त सारणी में देखिए कि सबसे अंतिम में इसको स्थान दिया गया है। तो कौन है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। इसके लिए भी मैंने बहुत मज़ेदार ट्रिक बताया था। ठीक है, और करके AR ट्रिक देखना हो तो वीडियो पर जाइए, एक बार में सारे के सारे अक्रिय गैस आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। क्लियर, आगे बढ़िए। ताम्र एवं टीन, ताम्र कहते हैं तांबा को, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा। याद रहेगा कि तांबा और टीन को मिलाकर कौन सी तैयार किया जाता है? कांसा तैयार किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़िए। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या, तो सोना का सूत्र क्या होता है मालूम है आपको? सोना का सूत्र होता है AU। तो AU का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 79, 79। ठीक है, AU का परमाणु संख्या 79 होता है। कन्फर्म, आगे बढ़िए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो याद रखिए ये हो जाएगा पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? तो पारा रहता है। 40 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो निश्चित सिल्वर, सिल्वर का अर्थ होता है चांदी, चांदी का रंग कैसा होता है? उजला। तो ऑप्शन देखिए, खोज लीजिए, श्वेत। श्वेत को नहीं उजला कहते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। याद रहेगा, आगे बढ़िए। 41 नंबर पर गंधक की परमाणु संख्या, गंधक S, सल्फर इसी को कहते हैं, सल्फर ही ना है S, इसका परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16 हो जाता है। आगे बढ़िए। 42 प्रश्न पर, 42वां प्रश्न हमारा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। क्लियर। 43 नंबर प्रश्न है, कैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो धनात्मक आयन बनाता है, तो डिफिनीशन पर ही, परिभाषा जो तत्व और यौगिक बताए थे उसमें ही क्लियर हुआ होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, उस पिछला वीडियो में तत्व यौगिक नहीं, एसिड बेस में हम बताए थे इसको। ठीक है, वैसे उस थी में सिलेबस में नहीं है, फिर भी अलग से मैंने बताया था। धनात्मक बना तो क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। 43 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। 44 नंबर पर आइए। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा और क्या होता है? तो और क्या होगा? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन के पास आप, एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी, निकेल, निकेल एवं क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकेल एवं क्रोमियम। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? AG। देखिए यहाँ AG चांदी का सूत्र होता है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस, इस पहचान करने के लिए कितना प्रश्न आया आपके पास। यदि ट्रिक आपके पास रहेगा तो कहीं से सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
यहाँ उपधातु है। भव्य शिल्पी जी ऐसी सब बातें, टेलीफोन पे सब बातें, एस बी सब बातें, ठीक है। एस बी क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। आगे बढ़िए, पीतल है, ये पीतल कौन सी है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। कौन सी का, तो पीतल को याद रखिए, देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको। पीतल को तांबा एवं जिंक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। पीतल को कौन सी से, तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। याद रखिए इसको, तांबा को, पीतल को तांबा एवं जिंक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। याद रखेंगे उसको। आगे बढ़िए, 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। कौन आयनिक यौगिक है, इसको तो ज़्यादा हमको नहीं लगता कि ऑप्शन देखना पड़ेगा। यदि आप चैप्टर से पढ़े होंगे तो CaCl2 एक आयनिक यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़िए, 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाले, तांबा बिल्कुल करता है, गोल्ड नहीं करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यही कारण है कि सोना की चमक हमेशा बरकरार होती है, देखिए ना। और सोना का ही जेवर बनाया जाता है, कारण क्या है, यही कारण है कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। क्लियर। अंतिम प्रश्न 50 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम गलनांक होता है सोडियम का, ठीक है। किसका, सोडियम। तो ये हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये 50 प्रश्न निश्चित रूप से एकदम बोर्ड मॉडल है, एग्जाम में यदि आएगा तो इन्हीं 50 प्रश्नों में से आएगा। आप ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराना वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। चलिए, तो आगे वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर का, फिर तब तक आप वेट कीजिए। और इसी क्रम में कल तक समय है और आप इन 50 प्रश्नों को फुल्ली कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।